इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मोजो कम्युनिकेशन। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचाएं मोजो कम्युनिकेशन के साथ। नमस्कार, मैं हूं माधव कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभी 5 जब मतगणना चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बंगाल को लेकर है। और बंगाल में जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने फिर से बाजी मारी है, तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और 280 सीट से ज्यादा उन्हें सीट आ रहे हैं। और चलिए इन सबों पर बातचीत करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं अविनाश काकरे सर नागपुर से। अविनाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। और दिल्ली से जुड़े हुए हैं राजीव कौशिक जी। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश सरकार को मेरी तरफ से नमस्कार, और आपको भी मानवेंद्र भाई, आपके साथ साथ हमारे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ राजीव जी, हमने आपसे पहले भी बात की थी। हम सीधे चलते हैं अविनाश सर के पास। अविनाश सर, क्या कुछ आप कैसे देखते हैं आप इस रिजल्ट को, जिस प्रकार से बंगाल में फिर से तृणमूल कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, 207 सीटों पर आगे चल रही है, 292 सीटों पर, क्या कुछ कहेंगे? जी अविनाश सर। ठीक है, राजनीति तो अगले साल भी हो सकती थी। इस साल हमने जो राजनीति की है, कोरोना पर मौत के सौदागरों ने राजनीति कर दी है। जिन्होंने मौत को बाद में रखा, राजनीतिक लोग सामने रखा। लोकतंत्र में लोग पीछे रह गए और तंत्र आगे आ गया। जी जी। सवाल ये है भाई कि ये हमारे देश में होता क्यों है? क्योंकि हमारी राजनीति सेंसेबल नहीं रही है। हमारे राजनेता सेंसेबल मतलब संवेदनशीलता खत्म कर चुके हैं। और अभी जो वर्तमान शासन जो बैठा हुआ है, वो तो सत्ता के लिए सब कुछ करने को तैयार है। खैर, मैं ममता बनर्जी वहां जीतेगी और बीजेपी हारेगी, ये 23 मार्च को मैंने मेरा फेसबुक पर डाला था और एक लाइव में भी मैंने बोला था। उसका कारण ये था कि वहां उन्होंने जैसा ही एनआरसी और सीएए और ये सब बोलना शुरू कर दिया था बीजेपी ने, तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये हारने वाले हैं। इसीलिए हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करना चाह रहे। और वहां महिलाएं, मुस्लिम और बाकी का जो जमीनी आदमी है, वो बीजेपी के झांसे में नहीं आए। जिनके पेट भर चुके हैं, जिनको अनायास सब कुछ मिल गया है, लूट का माल मिल गया है, जो बीजेपी में रह के और कभी तृणमूल में थे, कभी कम्युनिस्ट में थे, और अभी जाके वो बीजेपी में स्वराज्य ढूंढ रहे थे या राष्ट्रभक्ति ढूंढ रहे थे, उन लोगों ने उनको वोट दिया है और उन लोगों के जैसे लोगों ने वहां इलेक्शन लड़ा है। तो उनका हारना तय था। सवाल ये था कि कितने वोटों से हारेंगे। तो अभी बहुत प्रचंड इससे हार रहे हैं, बहुत बड़े इससे हार रहे हैं, मगर फिर भी 3 पर थी बीजेपी, वो 97 तक गई है, 90 के आसपास गई है। ये हमारे देश के राजनीति के लिए अच्छा संकट नहीं है, अच्छा संकेत भी नहीं है। कारण है उसका कि राजनीति इस परसेप्शन पे नहीं हो सकती है कि मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध और भाजपा का विरोध मतलब राष्ट्र का विरोध। इस बात पर नहीं हो सकता। आज भी बीजेपी के संवाददाता, वो वहां प्रवक्ता बोल रहे थे, बहुत बुरी तरीके से बोल रहे थे प्रवक्ता, कि ये राष्ट्रवाद की पराजय होगी और ये राष्ट्रवाद एक्सटेंड होगा और तुष्टीकरण का समाप्तिकरण होगा। कौन तुष्टीकरण? भैया, तुष्टीकरण किसको बोलते हैं? ये अफगानिस्तान में जाके देख लो, सीरिया में जाके देख लो। यही बात तो आप भी करना चाहते हो ना। वो तो ये भी तो बात बोलते हैं ना कि महिला ने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और क्या कैसे होना चाहिए। तो हमारे देश में भी कोई आदमी मरता है तो उसका पोस्टमार्टम करने के पहले हम उसके फ्रीज में कौन सा मांस रखा है, बकरे का है कि गाय का है, ये देखते हैं। तो हम भी तो उसी तरफ ले जा रहे हैं। और ऐसी ले जाने वाली भाजपा हारी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये भाजपा जगह जगह पर हारना चाहिए था। मगर सवाल ये है कि विपक्ष क्या कर रहा है। कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी सब जगह मट्टी पलीत करके बैठी है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि नेताओं के करिश्मे पर जीत जाएंगे हम। उनको कार्यकर्ताओं का कोई मतलब नहीं है, कैडर का कोई मतलब नहीं है, बूथ पर आदमी है कि नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या ऐसी पार्टी भाजपा को, जो 24/7 जहर उगलने का काम करती है, पोलराइजेशन का काम करती है, बांटने का काम करती है, उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस को सुधरना पड़ेगा। नहीं सुधरेगी तो कोई नई पर्याय व्यवस्था जनता को लाना पड़ेगा। यही चीज जानना चाह रहे थे अविनाश जी की कांग्रेस की हालत ज्यादा पतली लग रही है ना। बंगाल में अच्छा कर पा रही है, पुडुचेरी में नहीं अच्छा करे, असम में भी नहीं अच्छा किए, तमिलनाडु में भी नहीं।
ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत आत्मचिंतन की जरूरत है अभी? नहीं, आत्मचिंतन तो आत्मा होने के बाद किया जाता है। आत्मचिंतन तो वो करेंगे जिसका आत्मा हो। कांग्रेस का आत्मा ही समाप्त हो गया है, यानी इसमें मिसिंग में है। कांग्रेस कहाँ आत्मचिंतन करती है? कितने बार हार गई है, हारने के बाद बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करते कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ पे बैठने को भी कार्यकर्ता नहीं है। अभी कुछ आएंगे, रोना रोएंगे ईवीएम का। ईवीएम का रोना तो ममता बनर्जी नहीं रोई, ईवीएम का रोना तो स्टैनली नहीं रोया, ईवीएम का रोना तो कम्युनिस्ट नहीं रोए। क्यों नहीं रोते? क्योंकि जहां बूथ पर कार्यकर्ता होगा, चाहे बैलेट बॉक्स से हो या ईवीएम से हो, आपकी वोटों की लूट नहीं हो सकती। और जहां कार्यकर्ता नदारद हो, आप ईवीएम से वोट करा लो या बैलेट पेपर से वोट करा लो, आपके वोट लूटे जाएंगे। ये तो होता ही है हमारा। अविनाश सर, जी जी सर, लेकिन नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे चल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, वहां मेरे हिसाब से वहां रुपयों की कीमत गिर गई थी जी। वहां 2000 का नोट, आप 10-20 रुपए में 2000 का नोट बिक रहा था वहां। ये चरिश्मा था जो उनके विरोध में लड़ रहे थे। हर एक घर में 5-10 हजार रुपए पहुंचने का काम जो था, और मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जगह जगह टीवी पर आके वहां के लोगों ने बोला है, मैं कोई ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो ये जितना नोटबंदी का पैसा है, कहीं तो कहीं निकालेंगे ना ये सब लोग। तो इनके पास में पैसे की कमी नहीं है कहीं भी। जी जी, चलिए हम आपके पास और वो पुनः आएंगे, लेकिन अभी शुभेंद्र अधिकारी जो है, शुभेंद्र अधिकारी, ममता बनर्जी जी ने उसको पूरा संगठन पे और पूरा स्ट्रेटेजी पे वर्चस्व दिया था। और ऐसे आदमी को जिसको वर्चस्व दिया, सब कुछ दिया था, वो जाके उनके बीजेपी के गोद में बैठ गया, क्योंकि इनके ऊपर सबके ऊपर इंक्वायरी चालू थी। तो आपको मालूम है, कमल छाप साबुन और कमल छाप जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, उससे भी कितनी भी गंदगी हो, करप्शन की, भ्रष्टाचार की, वो साफ हो जाती है। चलिए हम राजीव कौशिक के पास आते हैं। राजीव जी, तृणमूल कांग्रेस 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आप? मानवेंद्र भाई, तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां बन रही है, ये तो साफ साफ दिखता है, और ये बनना भी चाहिए। तभी जो है लोकतंत्र सुरक्षित है। क्योंकि कोई भी सत्ताधारी पार्टी अगर अपनी शक्ति बढ़ा करके, और ओपोनेंट अगर अपना शक्ति नहीं बढ़ाता है, तो वो किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी मजबूत रहना पड़ेगा, तभी देश अच्छा से चलता है, कोई भी सिस्टम अच्छा से चलता है। इसलिए ये बहुत ही खुशी की न्यूज है कि तृणमूल कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार बना रही है, और उनका वहां बनाना भी चाहिए। उन्होंने काम भी वहां बहुत अच्छा किया है। वहां गोबर भक्त जितने भी हैं, उनकी पॉलिटिक्स नहीं चली, अंधभक्तों की पॉलिटिक्स नहीं चली, इसीलिए जो है वहां पे ममता दीदी आगे चल रही हैं। सीधी सी चलिए बात हम सर अविनाश सर के पास चलते हैं। अविनाश सर, हम ये जानना चाहेंगे, तमिलनाडु में डीएमके आगे चल रही है और बीजेपी एआईएडीएम के पीछे चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप तमिलनाडु के बारे में? देखो, मैं जो बता रहा हूँ आपको कि इस देश में जो परंपरा की पॉलिटिक्स चल रही है, इस देश में जो एसी की पॉलिटिक्स चल रही है, एसी में चलने वाली, उसको डैमेज करने वाला एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ था, वो एआईडीएमके के सीएम था। सवाल ये उठता है कि एआईडीएमके के साथ में बीजेपी ने जो गठबंधन किया, उसकी वजह से उनको लॉस हो रहा है। अगर वो बीजेपी का साथ नहीं लेते तो शायद हो सकता था कि वहां की राजनीति परंपरा से दो ध्रुव से निकल जाती। क्योंकि आपको पता होगा कि वहां करुणानिधि और जयललिता, ये दो ध्रुवों में 30-40 सालों से बटा हुआ था तमिलनाडु। और वो तमिलनाडु में जो ध्रुवीकरण दो इसमें हुआ था, उनका एक का वारिस तो स्टैनली है, मगर दूसरे का वारिस नहीं है। वो उसने कोई जिंदा रहते हुए और उसका एक्टिव होते हुए उसको वारिस नहीं घोषित किया। तो उन्होंने जो 85 और 90 के बीच में अभी सीटें लाने का जो उनका दिख रहा है, रुझान जो दिख रहा है, वो एक सशक्त राजनीति वहां तमिलनाडु में खड़ी होगी, और जो राजनीति परिवारवाद से भी हटके होगी, रेसी की राजनीति से भी हटके होगी। वैसा स्टैनली को भी मैं दोष नहीं देता, स्टैनली भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने छात्र जीवन से ही संघर्ष करना शुरू किया था। खाली करुणानिधि के बाकी बच्चों में उन्होंने कंपटीशन करके खुद को प्रूव किया था। बाकी के बच्चे उनके पीछे रह गए राजनीति में, क्योंकि इन्होंने खुद को प्रूव किया, इन्होंने संघर्ष किया, और ये संघर्ष से ही उभरे हैं। मगर क्योंकि उनके पिताजी का नाम करुणानिधि है, तो वो आपको परंपरा की राजनीति में भी उनको एक
जो लिवरेज मिलना चाहिए था वो मिला है। तो उस लिवरेज के तहत दूसरे जो थे वहां के सीएम जो थे उनको कोई लिवरेज नहीं मिला। उन्होंने अपनी इमेज के द्वारा, अपने संघर्ष के द्वारा खुद को खड़ा किया है और ये अच्छा संकेत है। चाहे हार जाए मगर वो सक्षम विपक्ष का काम जरूर करेंगे। अविनाश सर, केरल में लेफ्ट आगे चल रहा है जबकि कांग्रेस वहां पिछड़ गई है। लेफ्ट 95 सीटों पर और 42 सीटों पर कांग्रेस है। क्या कहेंगे आप केरल के राजनीति को लेकर? देखो, केरल की राजनीति में जिस तरीके से कोरोना में अहेड रह के उन्होंने काम किया वहां के सीएम ने, कोरोना काल में, संकट काल में जैसा उन्होंने लेबर को, उनके मजदूरों को, उनके किसानों को, उनके पेशेंट को जिस तरीके से उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड किया, अपने देश में सबसे पहला राज्य था जिन्होंने कोरोना का पैकेज डिक्लेयर किया और वो सच का पैकेज डिक्लेयर किया। 20 लाख करोड़ जैसे वाला फॉल्स और बोगस पैकेज नहीं दिया। तो सही पैकेज देने वाला जो स्टेट और सीएम था, तो लार्जर देन वो लाइफ का उनका इमेज खड़ा हो गया है। गत 1 साल में नहीं तो हर 5 साल में वहां सत्तांतरण होता है, सत्ता बदलती है। तो ऐसे जगह पर उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने अपने इमेज से, क्योंकि उनके यहाँ से गोल्ड की स्मगलिंग भी हुई थी, गोल्ड के स्मगलर भी पकड़े गए थे और बहुत सारी अनियमितता भी हुई थी, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। मगर कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने खुद को सिद्ध किया, तो लोगों को ये चाहिए कि संकट काल में हमारे साथ कौन खड़ा था, ये देखने के लिए लोग आतुर रहते हैं। और जैसी राजनीति अभी केरल ने दिखाई है, यही राजनीति की देश को जरूरत है। सर, असम के बारे में क्या कहेंगे, जहां बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस वहां पिछड़ गई 39 सीटों पर, 79 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जहां कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट होती है वहां टक्कर ही नहीं होती। उसका कारण है कि बूथ पे कार्यकर्ता ही नहीं है, फाइट ही नहीं होती। ये वॉकओवर जैसा है। आज के तारीख में जिसको लगता होगा कि कांग्रेस वर्तमान परिस्थिति में टक्कर देगी, तो जिस वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहते हैं और जिला अध्यक्ष 30-30 सालों से बैठे हुए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष तो कई जगह नादारत होते हैं, कई वंश परंपरा से चलते रहते हैं। ऐसे जगह पर बूथ की मैनेजमेंट और बूथ पे टक्कर देने की कोई शक्ति बीजेपी के सामने खड़ी नहीं होती। और इस कंडीशन में आप देख लो कि कभी जब तक आपका बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा नहीं होगा, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता ये बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं की नहीं, हमारी तो नेताओं की और चेरिस्मेटिक पार्टी है। तो भैया, नौटंकी करने वाला सबसे बड़ा नौटंकर बैठा हुआ है दिल्ली के कुर्सी पर, जो विश्व का प्रचार मंत्री हो सकता है, इतना बड़ा नौटंकीबाज है। तो उस नौटंकीबाज को टक्कर देने के लिए छोटी मोटी नौटंकियां नहीं चलेगी। जी जी बिल्कुल। चलिए, पुडुचेरी में भी एनडीए आगे चल रही है 8 सीटों पर, 4 सीटों पर यूपी आगे है, यानी कांग्रेस आगे है। वहां भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पा रही है, वहां निश्चित तौर पर वहां भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है बंगाल में, और बंगाल में जिस प्रकार से सरकार आप बताइए, नारायण स्वामी वहां सीएम बना के भेज दिए दिल्ली से, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री थे, बराबर है? मंत्री थे जी जी, हाँ, राज्य मंत्री थे प्रधानमंत्री कार्यालय के। पृथ्वीराज चौहान जी के बाद में वही राज्य मंत्री बने प्रधानमंत्री कार्यालय के। इतने बड़े पोर्टफोलियो के बाद में उस आदमी को सत्ता ही चाहिए थी, तो वहां जाके वो सीएम बन गए छोटे से प्रदेश में। और कंटिन्यूअसली किरण बेदी के साथ में झगड़ा चलते रहा, अपने एमएलए को भी संतुष्ट नहीं किया, लोगों को भी संतुष्ट नहीं किया, और उसका परिणाम है उन्हीं के साथ में जो लोग थे वो टूट के अलग हुए और उनके सर पर हाथ रख दिया दिल्ली के भस्मासुरों ने, और वो हाथ के साथ में वो खड़े हो गए। अब वहां वो दावा करेंगे कि हमारी सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है। एनडीए का कुछ नहीं है वहां, बीजेपी का वहां कुछ नहीं है। सवाल वो है कि जो कांग्रेस से फ्लैक्शन हुआ ग्रुप है, जो असंतुष्ट था नारायण स्वामी से और दिल्ली ने भेजे हुए नुमाइंदे से जो असंतुष्ट था, उनको लोगों ने जिताया। जी, चलिए, आपने क्लियर कर दिया पुडुचेरी पर, लेकिन जिस प्रकार से असम में और बंगाल की खास नजर है, और ऐसे में आप ये कह सकते हैं अविनाश सर की बीजेपी अगर असम में आ रही है तो थोड़ी सी उसकी संतुष्टि रहेगी, भले ही बंगाल में हाथ सत्ता ना आई हो, लेकिन असम ने उसे राहत दे दिया है। देखो, असम का मामला थोड़ा अलग है, मैं बता रहा हूँ। वहां की विरोध में नेता नहीं है। हेमानंद बिस्वाल शर्मा जो है वो कांग्रेस से ही टूटा हुआ आदमी है। आपको पता है कि बीजेपी में मंत्री रहे या सांसद रहे या एमएलए रहे, 33 से 40% कांग्रेसी है। छोटी सी बात पर, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो ये है कि कांग्रेसी पक्का कौन किसको समझा जाता है, तो जो जनता से ना मिले, जनता से टूटा रहे,
किसी को समय न दे उसको समझा जाता है कांग्रेस का बड़ा नेता है। तो उनको कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके नेता नहीं मिलते, उनके मंत्री नहीं मिलते, उनके कोई नहीं मिलते, फोन कॉल नहीं रिसीव करते उनके कभी। तो ऐसे चीज में वो कार्यकर्ता टूट जाता है, और कार्यकर्ता का जब मनोबल टूट जाता है तो फिर वो वही बात होती है। वहां वो जो सीएम थे तरुण गोगोई, उनके बेटे को ले जाके कि इसको बनाया जाएगा, भैया उनका परफॉर्मेंस क्या है? वहां के जो पुराने लोग थे उनमें से किसी को क्यों नहीं खड़ा किया? तो कांग्रेस में नंबर 2 की लाइन समाप्त कर दी जाती है। और ये नंबर 2 की लाइन जब नहीं रहती तो नंबर 1 जब हट जाता है या दुर्घटनावश या किसी कारणवश उनके अंत हो जाता है तो कांग्रेस का भी अंत शुरू हो जाता है। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, बंगाल पर हम पुनः आते हैं। बंगाल में खास तौर से लेफ्ट कहीं नजर नहीं आ रही। क्या लेफ्ट का पूरा कुनबा का पूरा वोट जो है, पूरा सपोर्ट तृणमूल कांग्रेस की ओर गया? ये अविनाश सर। देखो ये आरोप होगा, मगर कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ मेरे मित्रों ने बताया था कि बंगाल में लेफ्ट ने बीजेपी को जिताने का बीड़ा उठाया था, और केरला में बीजेपी ने लेफ्ट को जिताने का बीड़ा उठाया था। और ये गठबंधन इसलिए किया था दोनों ने कि कांग्रेस को निपटा देना है। कांग्रेस निपट जाए तो फिर ये सब जो निपटाने वाली राजनीति चल रही है ना जगह जगह, इसीलिए कांग्रेस ने वहां से हाथ खींच लिया था। वेस्ट बंगाल के प्रचार में देखो, राहुल गांधी जी ने कोई ज्यादा प्रचार सभाएं नहीं की, ना प्रियंका जी ने वहां जाके सभाएं की। तो ये समझ में आ गया था कि आपस में ही धोखा हो गया है, आस्तीन में ही अपने कुछ गड़बड़ हो गई, सांप लपेट गया है। तो ये जब समझ में आना शुरू हो गया था, उसी वक्त हार निश्चित हो गई थी। और एक की हार होती है गठबंधन में तो दूसरे की भी हार निश्चित हो जाती है। जी 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 हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे विशेष चर्चा करने के लिए। राजीव कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आप तो लग रहा होगा निश्चित तौर पर, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं कुछ खड़ा नहीं किया अपनी सीटों पर, और ऐसे में पीके एक बार पुनः अपने जो उनका कथन था कि 100 सीट पर नहीं जाएगी बीजेपी, ये सही लग रहा है? क्या कहेंगे राजीव जी? देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन करके उभर रही है। इसको अभी टाइम लगेगा। हम बेशक मैं आम आदमी पार्टी का जिम्मेदार सिपाही हूं, और मैं आपको कहना चाहूंगा यही कि हमारी पार्टी जो है ब्लॉक लेवल पर कार्यकर्ता तैयार कर रही है, और अभी उतने हम मजबूत नहीं हुए हैं ताकि हम चुनाव लड़ पाएं। और हम बेशक हमारा प्रयास है, सभी लोग लगे हुए हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि एक तीसरी जो विकल्प जो चाहिए देश को, वो आम आदमी पार्टी बन के उभरेगी। लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा, और बंगाल में भी हमारे कार्यकर्ता काफी हुए हैं, तमिलनाडु में भी हुए हैं, कर्नाटक में भी हुए हैं, उड़ीसा में भी हुए हैं। इस तरह से हर राज्य में हम अपना जो है वॉलंटियर तैयार कर रहे हैं, अपनी विचारधारा को वहां के लोगों तक पहुंचाते हैं। और इस विचारधारा को जितना ही हम लोग फैलाएंगे, शायद लोग हमसे ज्यादा जुड़ पाएंगे। और जब ये जुड़ जाएंगे तो ब्लॉक लेवल भी हमारा मजबूत होगा, और जिला स्तर भी मजबूत होगा, प्रदेश स्तर भी मजबूत होगा। जब इस समीकरण में हम फिट बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली हम फाइट करेंगे और वहां पर एक अच्छी सरकार देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं अविनाश सर। अविनाश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अविनाश सर। मैं इसलिए बधाई देता हूं कि दिल्ली के सीएम ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे प्रधान प्रचार सेवक को नंगा कर दिया था स्क्रीन शेयर करके। बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था। मगर दूसरा काम मैं बता देता हूं कि ये आम आदमी पार्टी की जगह जगह पर भूल हो रही है। ये क्या करते हैं, मुझे किसी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, तो उन्होंने बोला था कि अविनाश महाराष्ट्र में क्या हो गया, क्यों नहीं जीती आम आदमी पार्टी? तो मैंने उनको बोला था 4 मुर्दे इकट्ठा करके एक जिंदा आदमी पैदा नहीं किया जा सकता। तो ये जो मुर्दे इकट्ठा करने का काम कहीं कहीं आम आदमी पार्टी करती है। दूसरा, इनका गोवा में सबसे बड़ा, मैं अभी पिछले वक्त गोवा गया था, तो मैंने अनायास पूछा था कि गोवा के वो जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष थे वो क्या हो गए। उनसे जब मिला तो उन्होंने बताया कि दिल्ली वाले आते और जिसको चाहिए उसको पार्टी में ले लेते, हम जिनका विरोध करते रहते उसको ले लेते। तो इनमें और कांग्रेसी या भाजपा में क्या फर्क रह गया है, इसलिए हम उनके साथ में नहीं है और उन्होंने छोड़ दिया। तो ये जगह जगह जो डैमेज होता है वो डैमेज कंट्रोल इनको करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जानता था कि जिस वक्त पिछले वक्त का जो इलेक्शन था पंजाब का, उस वक्त अगर सिद्धू को ये साथ में ले लेते, कुछ करके साथ में अगर ले लेते, तो ये हमारे वो अमरिंदर सिंह है, उनकी जगह पर सिद्धू सीएम होता और परिवर्तन हो जाता बहुत बड़ा।
बिल्कुल आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है कि जमीनी लेवल पर कार्यकर्ता जब तक नहीं होता, और यही मैं बताता हूँ सबको, सब पार्टियों को, कि जब तक कार्यकर्ता खड़ा नहीं होता कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही सूरत में कार्यकर्ता खड़ा हो गया, नंबर 2 की पार्टी सूरत में आम आदमी पार्टी हो गई, और कांग्रेस की वहां वापसी शुरू हो गई। अब अभी कांग्रेस को वहां यानी बहुत ज्यादा लिवरेज नहीं मिलेगा या फायदा नहीं मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी जिस स्ट्रेटेजी से चल रही है वो सही स्ट्रेटेजी है। अरविंद केजरीवाल जी की इमेज धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, मगर कुछ खामियां इनके आसपास के नेताओं में जो है उसको अगर कम नहीं करेंगे तो फिर इनका भी हश्र वही होगा जो बाकी पार्टियों का हो गया। अविनाश सर, हम एक चीज जानना चाहेंगे, ममता बनर्जी जीत कर आ रही हैं पुनः, क्या विपक्ष के नेता के तौर पर या केंद्र की राजनीति में हलचल उनके आने से ये बढ़ेगी, या उन्हें स्वीकृति मिलेगी कि आप विपक्ष के नेता के रूप में यानी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में आप आएंगी? जी, क्या ममता बनर्जी किसी बड़ी पार्टी के साथ मर्ज कर लेगी खुद को? नहीं, मर्ज नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री, जी, विपक्ष के नेताओं को स्वीकृति तो होगी कि हाँ चलो हम ये विपक्ष का ये नेता हम इन्हें मान लेते हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी बात बात पे तुनक जाती है कि पूरे देश की राजनीति में प्रदेश के अपने क्षत्रपों को, बड़े बड़े जो अपने प्रदेशों के नेता है उनको साथ में लेकर चलने वाला बिहेवियर नहीं है उनका। और उनके अकेले के दम पर, मतलब तृणमूल के दम पर तो सत्ता आनी नहीं है। सत्ता अगर आएगी, मोदी के विरोध में अगर कोई सत्ता होगी तो वो सत्ता होगी कि सारे लोगों को एक साथ मिला के सत्ता होगी, और ये बांधने की क्षमता क्या ममता बनर्जी में है, ये हम जनता पर छोड़ देते हैं। हम क्यों कमेंट करें उस पे? मगर मैं निश्चित तौर पे पढ़ता हूँ कि जो ममता बनर्जी जी मोदी जी इसके साथ में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में थी, जो कांग्रेस के साथ में थी और कांग्रेस के पहले से पदाधिकारी थी, तो उनका जो बिहेवियर ये है वो बहुत बुरी तरीके से अटैक करती है और बहुत बुरी तरीके से किसी को भी अपमानित कर सकती है। तो ये नो डाउट कि वो स्ट्रीट फाइटर है, अच्छी लड़ाकू है, उन्होंने बीजेपी के सबको वहां पछाड़ दिया है। मगर पछाड़ने का कारण मैं आपको बता देता हूं कि जब बीजेपी ने बहुत आक्रामक प्रचार शुरू किया और बंगालियों को कुछ भी नहीं समझते थे, वो हम जो बता रहे वही पूर्व दिशा, तो बंगालियों ने ये खुद पर अटैक मान लिया था। ये बंगालियों ने आक्रमण मान लिया था कि ये बंगाल पर आक्रमण करने के लिए कोई गुजरात का या दिल्ली का आदमी आया हुआ है और इस आक्रमण को हमको थोपना पड़ेगा। ये बंगाली जनमानस में रच बस गया था, उसके कारण ममता बनर्जी जीती है और ये सारी की सारी फौज जो है वो हार गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश काकरे सर, आप हमसे जुड़े और बेहतरीन बातचीत की। राजीव कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम पुनः आप सबों के पास हम आएंगे निश्चित तौर पर, आज जैसे ही अपडेट और आगे आएगा हम पुनः बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश सर। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक बात मैं अविनाश सर बोलना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी हमारी पार्टी के बारे में, इसके लिए अविनाश सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, चार मुर्दे को इकट्ठा करके एक जिंदा आदमी पैदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है और उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है। देखिए, जब काम करते हैं लोग तो गलतियां भी होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम दूध के धुले हुए हैं अभी, ठीक है, हमारे से भी गलती हुई है और आशा करते हैं कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व इस पर अच्छा से ध्यान देगी और काम करेगी और सभी को साथ में लेके चलेगी और चार मुर्दा इकट्ठा ना करके चार जिंदा आदमी हम इकट्ठा करेंगे और चारों दिशा में चलेंगे और चारों दिशा में हमारा परचम लहराएगा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश सर। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम बंगाल पर, खास तौर से 5 राज्यों पर चुनाव पर हम बातचीत कर रहे थे और नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे अविनाश काकरे सर, दिल्ली से राजीव कौशिक जी। हम आपको बता दें कि बंगाल में अभी जो रुझान आया है उसमें 200 सीटों से ऊपर 207 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे है, 88 सीटों पर बीजेपी आगे है। बीजेपी 100 से नीचे चली जा रही है। असम में 79 सीटों पर बीजेपी आगे है, 45 सीटों पर कांग्रेस आगे है। केरल में 95 सीटों पर लेफ्ट आगे है, 42 सीटों पर कांग्रेस आगे है। जबकि तमिलनाडु में डीएमके 137 सीटों पर आगे है निश्चित तौर पर, और 96 सीटों पर एआईडीएमके और बीजेपी आगे है। और पुडुचेरी में 8 सीटों पर निश्चित तौर पर एनडीए आगे है, 4 सीटों पर कांग्रेस आगे है। जी हाँ दोस्तों, तो ये था रूपरेखा और हम पुनः आएंगे आपके पास और भी अपडेट लेकर। अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है मोजो कम्युनिकेशन। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी